गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपकी ज्योग्राफी का टीचर कपिल। हम बात कर रहे थे भारत के नदियों की। ठीक है, नदियों के अंदर हमने सिंधु नदी तंत्र की बात की थी। अब हम हिमालय नदी तंत्रों में दूसरी नदी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और इसका उद्गम स्थल भारत में ही है और ये भारत में ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो दोस्तों गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र आपको, अगर आपने ज्योग्राफी ले रखी तो आपको एकदम से याद होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारी स्कूल खुल जाएगी तब आपको और अच्छे से बोर्ड पे मैप बना करके मैं समझाऊंगा। अभी भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मेरे साथ रहिए। और वीडियो देखने से पहले आप क्या कीजिएगा कि अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। देखिए दोस्तों, इसके कहने का मतलब अपनी द्रोणी, जैसे हमने सिंधु नदी की द्रोणी पढ़ी थी। सिंधु नदी की द्रोणी दुनिया की बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, मतलब उसमें खूब सारा पानी आता है और खूब सारी नदियाँ उसमें, छोटी बड़ी नदियाँ आकर के अपना जल गिराती है। ठीक है, उसी प्रकार गंगा नदी भी ऐसी नदी है जिसका भी फैलाव काफ़ी दूर तक है और बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ आकर के गंगा नदी में अपने जल को गिराती है। पहली बात, नदी द्रोणी बहुत बड़ी है और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा सांस्कृतिक, गंगा नदी आपको पता है वो देव नदी है ना। हमारे हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं उन सभी के लिए गंगा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो गंगा सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी संस्कृति को भी गंगा ने संजो रखा है और नदी द्रोणियों में भी गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के, सुनना बात को बहुत ध्यान से, यह नदी भारत में उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? भारत के उत्तराखंड राज्य, भारत के कौन से राज्य दोस्तों? भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले। उत्तराखंड राज्य है, जैसे राजस्थान एक राज्य है उसके अंदर एक जिला है चूरू, उसी प्रकार उत्तराखंड एक राज्य है उसके अंदर एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी निकलती है। तो देखिए दोस्तों, ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये ऊपर यहाँ पे ये गंगा नदी आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये यहाँ पे उत्तराखंड राज्य, तो उत्तराखंड से यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री से, गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा गंगोत्री से। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए तो गंगोत्री। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। तो आपको ये लाइन ऐसे लिखनी है, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत में उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले का नाम उत्तरकाशी जिले में एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख के निकट है गंगोत्री से यह नदी निकलती है। जिस प्रकार दोस्तों राजस्थान एक राज्य है, उसके अंदर चूरू एक जिला है, चूरू जिले में रतनगढ़ एक तहसील है और रतनगढ़ तहसील के पास राजलदेसरे गांव है। तो उसी प्रकार यही इसके अंदर है कि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट, गोमुख एक स्थान का नाम है, वहाँ की तहसील का नाम है, गोमुख के निकट एक स्थान है गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री से गंगा नदी का क्या होता है दोस्तों? उद्गम होता है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद मतलब होता है, अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको ग्लेशियर। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य तथा लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखट्टों से होकर के गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब यह है कि जहाँ से गंगा नदी निकलती है तब उसका नाम गंगा नहीं होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गंगा नदी, मान लीजिए ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम है भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम क्या है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी नदी पर दोस्तों एक बांध बना रखा है, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। आपने नाम सुना होगा, भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षणीय बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है टिहरी बांध। तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी। ठीक है, उसके बाद में बद्रीनाथ, यहाँ पे एक दूसरा स्थान है बद्रीनाथ के पास से एक नदी निकलती है विष्णुगंगा और उसके आगे से निकलती है धौलीगंगा। विष्णुगंगा और धौलीगंगा आकर के जोशीमठ में, है ना, जोशीमठ में मिलती है, तब इसका नाम होता है
अलकनंदा, तब इसका नाम क्या होता है? अलकनंदा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि अलकनंदा नदी धौलीगंगा और विष्णुगंगा के संगम से एक नदी बनती है जिसका नाम है अलकनंदा। तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास अलकनंदा। अलकनंदा और ये जो भागीरथी है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों जाकर के एक स्थान है जिसका नाम है देवप्रयाग। स्थान का नाम क्या? प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे दो नदियाँ आकर के मिलती है, दो जल धाराएं आकर के मिलती है, उसे बोला जाता है प्रयाग। उत्तराखंड में बहुत सारे प्रयाग हैं, जैसे रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, ऐसे बहुत सारे प्रयाग है जहाँ पे दो नदियाँ आकर के मिलती है, उसे प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, नदियों के संगम को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग है दोस्तों? देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। क्योंकि गंगा, चूंकि आपको पता होगा देव नदी है, गंगा कैसी नदी है? देव नदी है। तो देवप्रयाग में आकर के दो जल धाराएं मिलती है, एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, ये इस साइड से आ गई भागीरथी, इस साइड से आ गई अलकनंदा। ये दोनों आकर के कहाँ पे मिली? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, इन दोनों की संयुक्त धारा को कहा जाता है गंगा। तो दोस्तों, गंगा का उद्गम गंगा के नाम से नहीं होता है, गंगा अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। जब भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां आकर के मिलती है, कौन कौन सी नदियां? भागीरथी और अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां आकर के मिलती है, तब इस संयुक्त धारा का नाम होता है गंगा। और दोनों नदियां कहाँ पर आकर के मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तब इस संयुक्त धारा का नाम होता है गंगा। आगे बात समझ में? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? गंगा का सांस्कृतिक और अपनी द्रोणी के हिसाब से भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, महत्वपूर्ण नदी के साथ साथ गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है और भागीरथी नदी निकलती है। दूसरी ओर बद्रीनाथ के पास एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, जिसका नाम क्या? अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में आकर के मिलती है, तब इस संयुक्त धारा का नाम होता है गंगा। ठीक है, तो देख लिए, मध्य तथा लघु हिमालय, हिमालय की चार श्रेणियां हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय। तो लघु हिमालय और मध्य हिमालय को काटते हुए महाखड्डों का निर्माण करती है। बीच जब जल पहाड़ों से नीचे गिरता है तो वो क्या है पहाड़ों को लगातार काटता रहता है, तो बड़े बड़े खड्डे बन गए इस नदियों में। तो ये महाखड्डों का निर्माण करती हुई आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। और इसके बाद इसका नाम क्या होता है? गंगा। तो गंगा का उद्गम गंगा के नाम से नहीं होता है, गंगा का उद्गम भागीरथी के नाम से होता है। और आपको पता होगा कि गंगा, हमारे पुराणों में ऐसा कहा जाता है, गंगा नदी को लाने वाला व्यक्ति कौन था? भागीरथ था, जो भगवान शिव की जटा से गंगा को धरती पे लेके आया था। तो भागीरथ के नाम से इस नदी का नाम हुआ भागीरथी। ठीक है, आई बात समझ में? तो गंगा को लाने वाला कौन था? भागीरथ था, तो भागीरथ लेके आया, तब इसका नाम क्या? भागीरथी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। या दूसरे शब्दों में आपको पूछा था गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। क्यों? क्योंकि भागीरथी गंगा की मुख्य धारा है। जो अलकनंदा नदी आ रही है वो एक सहायक नदी है, इतनी बड़ी नदी नहीं है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अलकनंदा नदी की, जो कि मैंने आपको बताई है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद है। बद्रीनाथ आपको पता होगा हमारे चार धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री हम पहले पढ़ के आए हैं और ये कौन सा है? बद्रीनाथ है। तो जो अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद से, सतोपत हिमनद है, जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसी प्रकार अलकनंदा सतोपत हिमनद से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर है। तो अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के निकट सतोपत हिमनद से है। ये अलकनंदा धौली और विष्णुगंगा की धाराओं से मिलकर के बनती है। मैंने आपको बताया था, एक धौली गंगा आती है, एक विष्णुगंगा आती है, ये जोशीमठ में आकर के मिलती है। ठीक है, जोशीमठ में आकर के मिलती है, तब इस धारा का नाम क्या होता है? अलकनंदा होता है। ठीक है, तो धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर के बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में आकर के मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी है पिंडार। अलकनंदा में एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडार, जो कि कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है। मैंने कहा था ना, बहुत से प्रयाग उत्तराखंड में जो कि कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है, जबकि मंदाकिनी नदी कालीगंगा रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। तो दोस्तों, हमने ये पढ़ा कि कर्णप्रयाग में आकर के कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी आकर के मिलती है, पिंडार नदी आकर के मिलती है, जबकि रुद्रप्रयाग में कालीगंगा आकर के मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है।
तो उसके बाद में जब गंगा नदी आगे हरिद्वार में जाती है, हरिद्वार में इतने समय गंगा पहाड़ों में चलती है। उत्तरकाशी जिले में गंगा पहाड़ों में बहती है और पहाड़ों में बहते हुए उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा आकर के मैदानों में प्रवेश करती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी कहाँ पे आकर के मैदानों में प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। दोनों पास पास में हरिद्वार ऋषिकेश या हरिद्वार में गंगा नदी मैदानों में आकर के प्रवेश करती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको फोटो दिखा रखी है। फोटो में देखिए ये तो है देवप्रयाग। इस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में देखिए दोस्तों दो नदी आ रही है, एक तरफ से आ रही है अलकनंदा, एक तरफ से आ रही है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी आ रहे हैं, तब इनका संगम हो रहा है, तब इस नदी का नाम क्या हो रहा है? गंगा। आगे बात समझ में? दोनों, एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और दूसरी तरफ से देखिए फोटो में भागीरथी आ रही है। दोनों का मिलन होने के बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? गंगा। आगे बात समझ में? ये छोटा वाला मैप देखिए, छोटे वाले मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस मैप के अंदर, इस मैप में देखिए गंगा, गंगा ऊपर से देखिए, आप ऊपर से देखिए उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिले से गंगा, गंगोत्री, भागीरथी नदी आ रही है और भागीरथी के पास ये देखिए भागीरथी नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अलकनंदा नदी यहाँ से आ रही है। इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में, ठीक है। ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। आगे नाम क्या हो गया? गंगा। आई बात समझ में? आइए आगे बात करते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, गंगा किन दो नदियों को मिलने से बनती है? गंगा किन दो नदियों से मिलकर के बनती है? अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। आइए अब गंगा के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। ये इतना समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लेना नहीं समझ में आया तो। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर और अंत में दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं में भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इनके कहने का मतलब ये है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। गंगा सबसे पहले दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है, दक्षिण का मतलब नीचे, और ये है पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व की ओर, और उसके बाद में फिर गंगा नदी पूर्व दिशा में लगातार बहती है। और जब गंगा नदी समुद्र विलीन होती है उससे पहले गंगा दो जल धाराओं में बंट जाती है, ठीक है। कितने जल धाराओं में? दो जल धाराओं में। एक का नाम तो होता है हुगली, या जिसे भागीरथी भी बोल दो चाहे हुगली बोल दो, इसे भागीरथी बोल दो या इसे हम हुगली भी बोल सकते हैं। और एक का नाम हो जाता है पद्मा। एक का नाम क्या होता है? पद्मा। पद्मा चली जाती है दोस्तों बांग्लादेश, और हुगली चली जाती है, आपने नाम सुना होगा, भारत की पुरानी राजधानी कलकत्ता। तो कोलकाता में चली जाती है हुगली। तो एग्जाम में पूछा जाता है कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। तो पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, एक तो हुगली और एक पद्मा, और ये दोनों जलधाराएं आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है, ठीक है। तो इसके बाद में बात करेंगे आगे। गंगा जल वितरिकाओं और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 25 किलोमीटर, आपको ऐसे याद रखना है, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। तो आप ऐसे याद रख लो, गंगा की लंबाई कितनी है? 25, गंगा की लंबाई 25। आपको पूछ लिया जाए भारत में गंगा की लंबाई बताइए, तो भारत में दोस्तों गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर अपना मार्ग तय करती है। आई बात समझ में? तो देखिए गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में देखिए बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड में बहती है, बिहार में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। अब आपको पूछ रहे हैं बताइए गंगा नदी सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है? तो देखिए 1450 किलोमीटर किसका है? उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। कितने किलोमीटर? 1450 किलोमीटर। तो यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर अपना मार्ग तय करती है। दोस्तों कुछ एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके अंदर 5 राज्य दे रखे हैं, आपकी किताब ने तो 4 ही राज्य बता रखे हैं, ठीक है ना। तो अपने को तो अपनी बुक में दे रखा उतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए छोड़िए उस बात को। तो वर्तमान में गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यह सबसे पहले किस राज्य से? सबसे पहले उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश में, यह आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, यूपी के बाद में गंगा नदी चली जाती है बिहार के बाद में गंगा नदी आ जाती है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर आ जाती वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जाकर के 2 जलधाराओं में पद्मा और हुगली में बढ़ जाती है, ठीक है। और अपने जल को कहाँ पे गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो देखिए दोस्तों गंगा की नदी द्रोणी कितनी बड़ी है? गंगा नदी लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली है। 8.5 वर्ग किलोमीटर मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके कहने का मतलब गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ कितनी दूरी से पानी लेकर के आती है वो सभी गंगा नदी के अंदर काउंट
होता है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये तंत्र लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना, यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। देखिए सिंधु नदी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो तो निकलती है कहाँ से, तिब्बत से, और जाती कहाँ पे, पाकिस्तान। लेकिन गंगा नदी भारत से ही निकलती है और भारत में ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। तो यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है या सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल होती है। ठीक है, अब गंगा में क्या है दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली भी नदियाँ अपने जल को ला करके गिराती हैं और प्रायद्वीपीय भारत से भी निकलने वाली नदियाँ गंगा में अपने जल को गिराती है। ठीक है, जो कि बारहमासी है। अनित्य सोन नदी दाहिने किनारे पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल को गिराती है। तो गंगा नदी में कुछ नदियां बाईं ओर से आकर के मिलती है और गंगा नदी में कुछ नदियां दाईं ओर से आकर के मिलती है। आइए देखिए अगली स्लाइड में बताता हूं आपको पूरा मैप के द्वारा कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, गंगा की जिस प्रकार हमने सिंधु की सहायक नदियाँ पढ़ी थी उसी प्रकार अब गंगा की सहायक नदियाँ हमें पढ़नी है। गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना। ठीक है, गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, यमुना। यमुना गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। मतलब गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी बताइए, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यमुना नदी हो जाएगी। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर और यहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर, दोनों पास पास में है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। दोनों एक दूसरे के निकट से निकलती है, मतलब दोनों का उद्गम स्थल एकदम पास पास में है। लेकिन फिर भी लगभग 1400 किलोमीटर चलने के बाद में जाकर के यमुना अपने जल को किस में गिराती है, गंगा में गिराती है। आई बात समझ में, जो यमुना अपना जल किस में गिराती है, गंगा में गिराती है। तो एक साथ एक स्थान से निकलने के बावजूद लगभग 1400 किलोमीटर एक साथ चलने के बाद, समानांतर चलने के बाद यमुना नदी अपने जल को किस में गिराती है, गंगा में गिराती है। तो यमुना किसकी सहायक है, यमुना गंगा की सहायक है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए यमुना गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। गंगा गंगोत्री से। ठीक है, यमुना यमुनोत्री से, जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब गंगा जिस प्रकार गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर गंगा जो है गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है जो कि गोमुख ग्लेशियर के पास है, उसी प्रकार जो ये यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री, वो बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिम, ये बंदरपूंछ क्या नाम, बंदरपूंछ बद्रीनाथ के पास पहाड़ियाँ हैं, उन्हें बंदरपूंछ कहा जाता है। बंदरपूंछ इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार बंदरों की पूंछ क्या करती होती है उसी प्रकार इन पहाड़ियों क्या करती है, इसलिए इन पहाड़ियों को बोला जाता है बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल से यमुना नदी निकलती है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में इसका संगम गंगा से होता है। प्रयागराज, आपको पता हो इलाहाबाद का नाम बदल के अब क्या कर दिया है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा से इसका संगम होता है। तो प्रयाग में 3 नदियां मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है जो कि नीचे से आकर के मिलती है, और गंगा यमुना आपको स्पष्ट मिलते हुए दिखाई देती है। तो यमुना नदी कहाँ पे गंगा में आकर के मिलती है, इलाहाबाद में आकर के मिलती है। आई बात समझ में। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती है, जबकि किसके, यमुना की बात हो रही है ये। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती है। किससे, यमुना नदी से दाहिने तट पर आकर के मिलती है। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण आदि नदियाँ उसके बाईं ओर से आकर के पश्चिमी ओर से आकर के मिलती है। यमुना पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पास यमुना नहर का निर्माण करवाया गया है, जिसे आगरा नहर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला मैप है, इसमें आपको और अच्छे से मैं समझाता हूँ। देखिए इस मैप को अच्छे से। अब देखिए गंगा के दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गंगा से ये नदी जो जा रही है, ये नदी आपके सामने जो जा रही है, इस नदी का नाम है गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले गंगा की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गंगा के बाईं ओर से, बाईं ओर कौन सा है, बाईं ओर ये वाला, ये है बाईं ओर, ये है गंगा का दाईं ओर, ये तो है बाईं ओर, और ये कौन सा है, दाईं ओर। बाईं ओर से आने वाली नदियाँ कौन सी, देखिए रामगंगा। तो गंगा में सबसे पहले कौन सी मिलती है, रामगंगा। तो गंगा में सबसे पहले मिलने वाली नदी बताइए, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, रामगंगा। तो उसका नाम क्या है, रामगंगा।
गंगा। रामगंगा के बाद में देखिए गोमती आकर के मिलती है। गोमती के बाद में देखिए दोस्तों, गोमती आकर के गोमती के बाद में घाघरा है, गंडक है, कोसी है। घाघरा है, गंडक है, कोसी है, आदि नदियाँ आकर के मिलती है। और गंगा से बाईं ओर मिलने वाली अंतिम नदी बताइए, गंगा से बाईं ओर मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा। बाईं ओर से मिलने वाली पहली रामगंगा और बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में आकर के गंगा में मिल जाती है। आगे होगी बात समझ में आपको। तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? सबसे पहले कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले रामगंगा, राम के नाम पर है सबसे पहले रामगंगा। और सब अंतिम में कौन सी है? अंतिम में महानंदा। और बीच वाली गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ये गंडक तो आपको याद रह जाएगा ऐसे ही, मुझे पता है, और कोसी भी याद रह जाएगा, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की वजह से बिहार में पूरी की पूरी बाढ़ आती है। ठीक है, गोमती और घाघरा। ठीक है, तो घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, पहली नदी कौन सी है बाईं ओर से मिलने वाली? बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है रामगंगा। और बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। अब बात करते हैं गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, एक तो देखो यमुना, बाईं ओर से मिलने यमुना। एक है दोस्तों टोंस, एक है दोस्तों सोन। ये रही सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। तो यमुना, टोंस और सोन, ये तीन नदियाँ गंगा से दाईं ओर से आकर के मिलती है। तो दाईं ओर से आकर के मिलने वाली सबसे लंबी, या गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी। गंगा की सबसे पश्चिम में या गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। अब देखिए दोस्तों, यमुना की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो यमुना की सहायक नदियाँ देखिए दोस्तों, यमुना की जो सहायक नदियाँ जो कि दाईं ओर से आकर के मिलती है, चंबल, बेतवा, सिंध, केन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यमुना एक सहायक नदी है, चंबल, बेतवा, केन। ये ऊपर भी आपको दिखा रखा है, देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसके दाईं ओर से आकर के मिलती है। आगे समझ में, दाईं ओर से आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई यमुना की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी हो गई? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल से यमुना के बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा नदी बाईं ओर से आकर के मिलती है। तो ये बात होगी यमुना नदी की। और यमुना नदी में दिल्ली के पास मैंने आपको बताया, कि कौन सी नहरों का निर्माण है? यमुना नदी में आकर के कौन सी नहरों का निर्माण है? ये देखिए, पूर्वी यमुना और आगरा नदियाँ आदि नहरों का क्या है दोस्तों? निर्माण कार्य किया जा चुका है। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए, आइए आगे बात करते हैं। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा गंगा में बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियाँ और गंगा से दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियाँ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने यमुना की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन किया है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। आइए अब गंगा की दूसरी सहायक नदियों की बात करते हैं। चंबल नदी। चंबल किसकी सहायक है? चंबल यमुना की सहायक है। तो आइए चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के पठार से निकलती है। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा के महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर यह एक महाखड्डों से बहती हुई राजस्थान के कोटा पहुंचती है, जहां पर गांधी बांध बनाया गया है। कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। दोस्तों, आप फोटो में देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो जितने भी आपको खड्डे दिखाई दे रहे हैं, चंबल नदी दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में अपनी उत्खात भूमि यानी कि महाखड्डों के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे चंबल नदी के खड्डे। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के पास से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करते हुए कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश के निकट जाकर के गंगा में और इटावा के समीप जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी किसकी सहायक है? राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी, आपको बताऊं तो चंबल नदी किसकी सहायक है? चंबल यमुना की सहायक है। चंबल किसकी सहायक है? चंबल यमुना की सहायक है। ठीक है, आई बात समझ में? चंबल किसकी सहायक है? चंबल यमुना की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास जगह है ये, महू नामक स्थान से यह निकलती है। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। कोटा में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? गांधी सागर बांध बनाया गया है। वैसे दोस्तों, चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। देखिए, आपको फोटो में दिखाता हूँ, ये देखिए चंबल नदी। देखिए दोस्तों, चंबल नदी के बांधों की बात करते हैं। ये रहा सबसे पहले
ये चंबल नदी इंदौर से आई तो देखिए आपको गांधी सागर बांध मिल गया। गांधी सागर के बाद में राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में कोटा बैराज बांध, उसके बाद में जवाहर सागर। तो राजस्थान में इस नदी पर 3 बांध है, गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। लेकिन चंबल नदी पर टोटल कितने बांध हैं? 4 बांध है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बनने वाली दुनिया की पहली नदी है ये चंबल नदी। तो चंबल नदी पे टोटल 4 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज और जवाहर सागर, ये चारों बांध किस पे बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए। ठीक है, उसके बाद में चंबल नदी आगे जा कर के कहाँ पे आगे जा कर के चंबल नदी जो है कि अपना जल को कहाँ गिराती है? यमुना नदी में गिराती है, इटावा के निकट। आइए आगे बात करते हैं। तो चंबल नदी किसकी सहायक होगी? चंबल यमुना की सहायक होगी। आइए आगे बात करते हैं गंडक नदी। अब वापस अपन गंगा नदियों पर आ जाते हैं। तो हमने अभी तक कौन कौन सी पढ़ी है नदी? गंगा के बारे में हमने पढ़ा है, उसके बाद गंगा की सहायक चंबल के बारे में पढ़ा है, और गंगा की सहायक यमुना के बारे में पढ़ा है, और यमुना की सहायक किसकी? चंबल नदी के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं गंडक नदी की। ठीक है, गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। तो वही बात गंगा की है, जिस प्रकार गंगा अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, उसी प्रकार जो गंडक नदी है वो 2 जल धाराओं का संगम है। एक का नाम है काली गंडक और दूसरी का नाम है त्रिशूल गंगा। तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से गंडक नदी का निर्माण होता है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से निकलती है और यह मध्य नेपाल में अपवाहित होते हुए बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। पटना के जो बिहार की राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। पटना के निकट आकर के गंडक नदी किस में मिल जाती है? गंडक नदी आकर के मिल जाती है गंगा में। देखिए दोस्तों, इस मैप में दिखा दूँ आपको, ये देखिए गंगा नदी जा रही है इंडिया में, और ये है हमारा नेपाल। ठीक है, हमारा नेपाल मतलब नेपाल अपना अच्छा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य देश है। तो नेपाल के पास से देखिए ये गंडक नदी आ रही है, गंडक रिवर यहाँ पे आई और बिहार में पटना के पास आकर के गंगा में मिल गई। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कोसी नदी आ रही है, ये आकर के गंगा मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों ये महानंदा आ रही है और महानंदा आकर के गंगा मिल जाएगी। और ये जो बांग्लादेश में आपको ये बड़ी नदी आकर के दिखाई दे रही है, ये जो नदी आई है, ये नदी कौन सी है? ये नदी है ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद आपको जब ब्रह्मपुत्रा पढ़ाऊंगा तब दोबारा अच्छे समझाऊंगा। तो अभी अपने गंगा का ध्यान रखना है। तो गंगा में हमें कौन कौन सी? एक तो गंडक और एक कोसी और एक महानंदा, ये 3 नदियाँ गंगा में आकर, और ये देखिए दोस्तों ये गंगा नदी आपको आगे दिखाई दे रही है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। घाघरा नदी। तो गंडक हमने पढ़ ली, अब हम बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला व सेती बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में गहरे माखड़ का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। पर्वत से बाहर निकलती है मतलब घाघरा नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों मापचा चुंगो हिमनद। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मापचा चुंगो हिमनद है। और इस हिमनद के निकलने के बाद में तिला सेती बेरी नामक सहायक नदियाँ घाघरा नदी में आकर के मिलती है। और नदियाँ जब पहाड़ों में होती है तो फोर्स से जल को पहाड़ों से टकराती है, जिससे क्या बड़े बड़े खड्डों का निर्माण होता है। वही कार्य कौन करती है? घाघरा नदी करती है। ये गहरे महाखड्डे का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी। शारदा नदी का नाम काली गंगा भी है। शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। इससे मैदानों में आकर के मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में जाकर के विलीन हो जाती है। तो घाघरा नदी अंत में जाकर के किस में विलीन हो जाती है दोस्तों? घाघरा नदी अंत में जाकर के विलीन हो जाती है गंगा नदी में। देखिए इस मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए गंगा नदी जाने लग रही है। ये देखिए गंगा नदी जाने लग रही है। अब गंगा नदी में आगे गई तो देखिए ये तो घाघरा आ गई, ठीक है, ये गंडक आ गई, ये कोसी आ गई, ठीक है। तो ये घाघरा नदी यहाँ पे आकर के मिल गई, ठीक है। आई बात समझ में? तो अभी हमने बात कर ली किसकी, कौन सी नदी की? घाघरा नदी की। और घाघरा की सहायक कौन सी है? शारदा नदी। घाघरा की सहायक कौन सी है दोस्तों? शारदा नदी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। जब बात आई थी सतलज नदी की, तो सतलज नदी में इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें सतलज नदी की बात आई थी। सतलज नदी की बात आई तब इसमें ये पहली लाइन लिखी थी, सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, पूर्ववर्ती का मतलब होता है हिमालय से पूर्व भी ये नदियाँ अपने जल को बहाती थी इस क्षेत्र में। तो सतलज नदी तब से विद्यमान है जब हिमालय नहीं था, लेकिन सतलज नदी
अपने पानी को ला करके गिरा रही थी। उसी प्रकार कोसी नदी हिमालय के बनने से पहले भी कोसी नदी विद्यमान थी। तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब हिमालय से पूर्व भी यह नदी अस्तित्व में थी। तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। यहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। तो जो कोसी है वो कोसी के नाम से नहीं निकलती, कोसी किस नाम से निकलती है? अरुणा के नाम से निकलती है। हिमालय को पार करने के बाद इसके पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व से तुमुर कोसी आकर के मिलती है। अरुणा नदी से मिलकर के इसका नाम कोसी नदी हो जाता है। तो सुन कोसी और तैमूर कोसी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और जब तैमूर कोसी और सोन कोसी आकर के मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? कोसी नदी हो जाता है। आगे होगी बात समझ में। छोटी और एक चीज़ और याद रखना, कोसी जो नदी अपन पढ़ करके आ रहे हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बंगाल का शोक बताइए तो बंगाल का शोक है दामोदर नदी, और बिहार का शोक बताइए तो बिहार का शोक है कोसी नदी। ठीक है, तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। ये सारी बात हमने कर ली। अब देखिए कोसी के बाद हम पढ़ते हैं रामगंगा। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। तो गैरसैंण की पहाड़ियों से निकलती है और रामगंगा छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद, हिमालय की पर्वत श्रृंखला की नाम है ये शिवालिक, तो शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज के निकट किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। तो गंगा में मिलने वाली पहली सहायक कौन सी है? बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक है रामगंगा। मैंने बताया था आपको, बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक कौन सी है? रामगंगा। और बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक कौन सी है? महानंदा। ठीक है, तो रामगंगा छोटी नदी है जो कि गौरसैन की पहाड़ियों से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के, अब कन्नौज के निकट गंगा मिल जाए, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। तो गंगा में एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी का नाम भगवान विष्णु के नाम पे पड़ा, दामोदर। दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट, मतलब जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी हो उसका नाम, उसे बोलते हैं दामोदर। तो इस नदी का नाम भी है दामोदर। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जाकर के गिरती है। हुगली नदी में जाकर के गिरती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर। हुगली कौन सी हुई? हुगली भी गंगा का ही एक भाग है। मैंने बताया ना, पश्चिम बंगाल में जाकर के जो गंगा नदी है वो दो जल धाराओं में बढ़ती है, हुगली और पद्मा। पद्मा जाती है बांग्लादेश में और हुगली रहती है कहाँ पर? भारत में, जिस पर कलकत्ता बसा है। तो दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल को शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर नदी कॉरपोरेशन नाम से एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। जब इतना सारा मैं आपको बता रहा था बंगाल का शोक कहा जाता है किसको? दामोदर नदी को। तो कालांतर में क्या, भारत सरकार ने दामोदर नदी के पानी को रोक लिया और इस पर एक बहुउद्देशीय परियोजना, एक डैम बना दिया, बांध बना दिया। तो बांध बनाने के बाद में इस नदी में अब बाढ़ आना कम हो गई और बाढ़ आती नहीं है। अब दामोदर नदी बंगाल का शोक नहीं रही, अब दामोदर नदी को बंगाल का वरदान कहने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी में बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय मतलब किसानों को फसलों के लिए पानी, पीने का पानी, बिजली इससे बन रही है। तो बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर भारत सरकार ने बनाई और जिससे इस नदी में बाढ़ का खतरा अब कम हो चुका है। ठीक है, कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी तो पहले बंगाल का शोक थी, वर्तमान में से वरदान कहा जाने लगा है। तो ये बात की थी हमने किसकी? दामोदर नदी की। अब बात करते हैं शारदा नदी की। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल में मिलाप हिमनद से होता है। तो शारदा नदी कहाँ से निकलती है? मिलाप हिमनद से। याद रखेंगे, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? मिलाप हिमनद से निकलती है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाप हिमनद है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाई कहा जाता है, और यह आगे जाकर के घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा। मैंने बताया था बाईं ओर से आकर के अंतिम रूप से मिलने वाली नदी कौन सी है? महानंदा, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाईं तट से आकर के मिलने वाली अंतिम सहायक है। पहली कौन सी है? पहली रामगंगा। अंतिम कौन सी? महानंदा। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? दाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है दोस्तों सोन नदी।
ठीक है। दाईं ओर से आकर के मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। बाईं ओर से आकर के मिलने वाली अंतिम सहायक